और जोड़ने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? नेटवर्क बोलते हैं। और जोड़ने की प्रक्रिया को नेटवर्किंग बोलते हैं। और जो इस काम को करता है नेटवर्क इंजीनियर बोलते हैं। ठीक है। नेटवर्किंग की डिग्री देने वाली कोई संस्था है वर्ल्ड में? अभिजीत सिंह। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो नेटवर्किंग फील्ड में काम करते हैं, ठीक है, उनके बारे में जानकारी रख लो। वर्ल्ड लेवल पे चैप्टर भी मत लिखो, ठीक है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेट या नेटवर्क को कंट्रोल करते हैं। जैसे नाम सुने होंगे IEEE, नाम सुने हो? IEEE क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ, IEEE है। ये पूछता है, इंटरव्यूअर पूछते हैं सब IEEE बताओ। पूरे दुनिया में IP एड्रेस को कौन मैनेज करता है? आईना। तो आईना क्या है उसके बारे में पूछा जाता है। इंटरनेट और क्या बोलते हैं इसको, DNS को कौन मैनेज करता है, ये पूछ सकते हैं। और ये जो तुम्हारा सारे प्रोटोकॉल्स हैं और ISP को कंट्रोल कौन करता है, और मोबाइल नेटवर्क को कौन कंट्रोल करता है, ये सारी चीजें पूछा जाता है। तो एक एक करके हम पढ़ लेते हैं। व्हाट इज IEEE? पहला हेडिंग डालो IEEE। हाँ, स्टैंडर्ड बनाता है। संगठन है दैट फोकसेज ऑन एडवांसिंग टेक्नोलॉजी इन फील्ड्स related to electrical engineering, electronics, computer science, telecom and many other technical disciplines। यानी क्या है सब? इलेक्ट्रॉनिक में, इलेक्ट्रिकल में, टेलीकॉम सेक्टर में, कंप्यूटर साइंस में सब क्या करते हैं? नए नए रिसर्च करते हैं और उसको क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं, बढ़ावा देते हैं। उसके लिए सब काम कर रहे हैं। कब ये लॉन्च किया गया था? 1963 में। देख लो, 1963 में लॉन्च किया गया था IEEE। जितने भी कंपनियां हैं IT की, सब इसके मेंबर होते हैं। लिखा ना यहाँ पे, सिग्निफिकेंट रोल इन सेटिंग इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड बनाता है कौन सा काम कैसे होना चाहिए, ठीक है। रिसर्च कंडक्ट करता है, कॉन्फ्रेंस आयोजित करता है। देखो लिखा भी है ना, ऑर्गेनाइजिंग कॉन्फ्रेंसेज एंड पब्लिशिंग टेक्निकल पेपर्स। कोई टेक्नोलॉजी रिलीज होती है तो पेपर रिलीज करता है। ये चीज हम नया खोजे हैं। जैसे मोबाइल टेक्नोलॉजी आया होगा ना, GSM आया होगा, CDM में आया होगा, तो लोग क्या करते हैं? ठीक है, रिसर्च करके उसको पब्लिश करते हैं। इसलिए ही वाईफाई का स्टैंडर्ड ही बनाता है IEEE। अभी जो हम लोग वाईफाई यूज करते हैं ना, वाईफाई का फ्रीक्वेंसी कितना होगी, कितना पहुंच होगा, कितना तेज डेटा ट्रांसफर होगा, ठीक है, कौन बनाता है? IEEE बनाया। ठीक है, लैन का स्टैंडर्ड भी IEEE बनाया था। 802 जो लैन का स्टैंडर्ड है ना, ठीक है, बाद में वायरलेस भी उसी में ऐड किया। 802.11 वायरलेस की होता है। हम नेटवर्क लैन में पढ़ेंगे, लोकल एरिया नेटवर्क में। कॉन्फ्रेंस आयोजित करता है, यहाँ देखो, ताकि अलग अलग वर्ल्ड लेवल के इंजीनियर्स या एक्सपर्ट आकर के वहाँ पे अपने विचारों को शेयर कर सकते हैं। पब्लिकेशंस इसका खुद का है, ये पब्लिश भी करता है टेक्निकल नोट्स किसी टेक्नोलॉजी के ऊपर, रिसर्च के ऊपर, ठीक है। और इसका कोई भी मेंबरशिप ले सकता है। जैसे तुम बहुत बड़े एक्सपर्ट हो लाइनक्स के, विंडोज के या किसी चीज़ के, और तुम क्या कर इसके मेंबर बन सकते हो, और तुमको भी कॉन्फ्रेंस में बुलाया जाएगा और तुम भी वहाँ पे जाकर के क्या बता सकते हो कि हम ये नया चीज़ खोजे या हम इस चीज़ को ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, अपनी राय दे सकते हो। समझ आ रहा है कि नहीं? हो गया क्लियर? फुल फॉर्म पता हो गया ना? इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक में अंतर पता है ना सबको? इलेक्ट्रिकल क्या होता है? इलेक्ट्रिकल फील्ड और इलेक्ट्रॉनिक फील्ड दोनों अलग है। कंप्यूटर और जो मोबाइल है ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक फील्ड है, इलेक्ट्रिकल नहीं है। इलेक्ट्रिकल में क्या क्या आता है? जो भी डिवाइस AC पर डायरेक्ट चलते हैं ना, डायरेक्ट AC से चलते हैं, और वहाँ जो पावर का ट्रांसमिशन होता है वो क्या बोलते हैं, नॉर्मल कंडक्टर में होता है, वहाँ पे डायोड लगा होता है,
कैपेसिटर लगा होता है, इंडक्टर लगा होता है, ट्रांसफार्मर लगा होता है। वो सब डिवाइस किसको क्या बोले जाते हैं? इलेक्ट्रिकल डिवाइस। जैसे तुम्हारा पंखा है, पंखे में आईसी नहीं लगा हुआ है, वहाँ बाइनरी डेटा प्रोसेस नहीं हो रहा है ना, किसी तरह का प्रोग्राम नहीं है पंखे में। बात समझ रहे हो कि नहीं? पंखे में किसी तरह का कोई प्रोग्राम नहीं है। ठीक है, सिंपल क्या है, यहाँ पे कैपेसिटर लगा। कैपेसिटर क्यों लगा होता है पंखे में? स्टार्टअप के लिए नहीं, स्टार्टअप के लिए नहीं लगा होता है, वो तो ऐसे ही स्टार्ट हो जाएगा, बिना कैपेसिटर के ही पंखा चल जाएगा। क्यों स्टोर करके? मोटर के लिए गांव में जो इंजन होता है सिंचाई वाला, उसमें बड़ा सा फ्लाई व्हील क्यों लगा होता है? इंजन स्टार्ट कर दो तो इंजन सीधे तुम्हारा जो पानी चलाने वाला होता है वो पंखी उसको बोलते हैं, कपलिंग द्वारा उसको क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। जहाँ कनेक्ट उसको क्या बोलते हैं? कपलिंग बोलते हैं। ठीक है, कपलिंग देखो रबर का वो लगा होता है, टायर का, टायर काट करके नट कसा रहता है, तो सीधे कपलिंग से इंजन को नहीं कनेक्ट कर देंगे? क्यों? वहाँ पे फ्लाई व्हील बड़ा सा चक्का लगा होता है, एक बराबर हीट नहीं होगा, एक बराबर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसको बोलते हैं। जड़त्व आघूर्ण नाम सुने हो? जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, ट्रेन चलते हुए ब्रेक क्यों नहीं लगाते? इमरजेंसी ब्रेक, क्योंकि इमरजेंसी ब्रेक लगाएगा तो ट्रेन का वजन इतना ज्यादा होता है कि क्या पलट जाएगा वो। ठीक है, एक डिब्बे दूसरे डिब्बे के ऊपर चढ़ जाएंगे, इसीलिए क्या है, ट्रेन का ड्राइवर इमरजेंसी ब्रेक नहीं लगाता है। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, बहुत लगाते हैं, बहुत सोच समझ के ब्रेक लगाते हैं सब, वो पूरा कैलकुलेशन करके। ठीक है, इनर्शिया की वजह से। किसकी वजह से? इनर्शिया। तो यही वजह है। वहाँ पे फ्लाई व्हील में क्या होता है, फ्लाई व्हील लगाते हैं तो क्या होगा, जब इंजन स्टार्ट होगा तो अगर इंजन थोड़ा सा कम अधिक भी होगा तो फ्लाई व्हील उसके स्पीड को क्या करेगा? मेंटेन करेगा। मान लो पंखा चल रहा है लेकिन जो बिजली आ रहा है, बिजली एक समान नहीं है। जी सर। अब यहाँ से मल्टीमीटर लगा के चेक करो, तुमको कभी दिखाएगा 180 वोल्ट, कभी 190 वोल्ट, कभी 230, कभी 260 चला जाएगा, फिर धड़ाक से गिर जाएगा 160 पे। वोल्टेज क्या होता है? फ्लक्चुएट होता रहता है ना। तो अगर वोल्टेज फ्लक्चुएट होगा और पंखा डायरेक्ट वोल्टेज से चलेगा तो कभी तेज होगा, कभी स्लो होगा, बढ़ करेगा वो। ठीक है, तो इसके स्पीड को एक समान करने के लिए क्या लगा हुआ है? कैपेसिटर लगा है। कैपेसिटर क्या करता है? जब वोल्टेज कम होता है तो कैपेसिटर अपना पावर देता है, वो चार्ज को स्टोर करता है, चार्ज स्टोर किए रहता है अपने पास। संधारित्र तो पढ़े हो ना? अरे फिजिक्स जो पढ़े होंगे, संधारित्र पूरा चैप्टर ही था। हाँ हाँ, संधारित्र की धारिता। ठीक है, पूरा एक चैप्टर ही था, कैपेसिटेंस। ठीक है, पूरा माइक्रोफैरड, पिकोफैरड, इतना कैलकुलेशन किए। ठीक है, हमारा बड़ा रफ भर गया था इंटरमीडिएट में, वो उसका पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन कैलकुलेट करते करते। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, ये तुमसे कैसे जुड़ा होता है? पैरेलल में। ये तुम्हारे पंखे के सर्किट के पैरेलल में जुड़ा होता है, यानी जब ज्यादा वोल्टेज आएगा तो अपने पास ले लेगा, तो तुम्हारे मोटर को प्रॉपर वोल्टेज मिलता रहेगा, और जब वोल्टेज कम होगा तो अपने पास से दे देगा, तो मोटर को एक समान वोल्टेज मिलेगा, मोटर एक समान रेट से चलेगा, मोटर खराब नहीं होगा। यही वजह है। क्लियर हो गया नहीं? ठीक, क्या करता है, इसके मोमेंटम को कंटिन्यूअस बनाता है। समझ आ रहा कि नहीं? ठीक है, तो वहाँ पे हम किसकी बात कहाँ से शुरू किए थे? इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल से। इसमें कोई प्रोग्राम नहीं है। कैपेसिटर लगा है और क्या लगा है? रजिस्टर लगा है। रजिस्टर से इसके उसको जो इसका रेगुलेटर उसमें रजिस्टर लगा होता है। थर्मोस्टेट नहीं होता, जो वैसे खड़का घुमाते तो मेरे वायर की लंबाई कम अधिक होती है, और रेजिस्टेंस वायर पे डिपेंड करता है ना। वायर लंबा होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, वायर कम होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। पंखे को जब 5 पे करते तो क्या होता है, उसके अंदर से वायर कम हो जाता है, तो करंट तेज पहुंचता है, पंखा तेज घूमता है। अभी 1 नंबर पे कर दो तो क्या होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो पंखा स्लो चलेगा। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो वहाँ पे रजिस्टर लगा है, कैपेसिटर लगा है, ठीक है, और बाकी वायर लगा, और कुछ इसमें नहीं लगा है, मोटर लगा हुआ है। तो यहाँ से कौन से कंपोनेंट है? इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है। ठीक है, तुम्हारे फ्रिज में क्या है? फ्रिज कैसा है डिवाइस है? रेफ्रिजरेटर यार, इलेक्ट्रॉनिक है वो। फ्रिज इलेक्ट्रॉनिक है। फ्रिज में कंट्रोलर लगा होता है, प्रोग्राम होता है वहाँ पे। ठीक है, और कूलर क्या इलेक्ट्रिकल है, उसमें ज्यादा मोटर उसमें होता केवल। बल्ब में क्या है? बल्ब में क्या कोई ऐसी कोई प्रोग्राम होता है? नहीं, पावर मिला जल गया, पावर ऑफ कर दोगे बुझ जाएगा। ठीक है, और जिस डिवाइस के अंदर पावर यानी सर्किट में करंट
इलेक्ट्रॉनिक जो होता है उसमें आईसी में फ्लो करता है, प्रोग्राम होता है, कोई सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, कोई कोड काम कर रहा है, कंट्रोलिंग हो रही है, उस डिवाइस को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। सर लेकिन एलईडी बल्ब में रहता है एसी से डीसी कन्वर्टर। एलईडी बल्ब में हाँ एलईडी कौन बल्ब ये सब डीसी से जल रहा है सर। हाँ ये वाला कौन सी? ये ट्यूबलाइट ना, हाँ। हम नहीं जान रहे ज्यादा इसके बारे में, ठीक है, लेकिन ये इलेक्ट्रिकल है, ये इलेक्ट्रिकल है। ट्यूबलाइट बल्ब सब क्या है? इलेक्ट्रिकल है, ठीक है, जिसमें प्रोग्राम होता है, जहाँ डेटा बाइनरी में प्रोसेस होता है, जहाँ कंट्रोलिंग होती है, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। और जहाँ ऐसा नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। तो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक दोनों का स्टैंडर्ड बनाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? IEEE। संस्था का नाम क्या दिया गया है? IEEE, ठीक है। दूसरा लिख लो, दूसरा संस्था ITU, इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन, इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन। दूसरा संस्था है ITU। डेवलपमेंट को तेज करना, ठीक है, और टेलीकॉम के स्टैंडर्ड बनाना, जैसे GSM CDM में जो स्टैंडर्ड होता है WiMAX, ये सब कौन बनाता है? यही बनाता है। देखो यहाँ पे फंक्शन इसमें क्या दिया? ग्लोबल स्टैंडर्ड डेवलपमेंट, स्टैंडर्ड को बनाता है ये, प्रोटोकॉल्स डेवलप करता है मोबाइल नेटवर्क के लिए, रेडियो कम्युनिकेशन के लिए और इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए, ठीक है। रेडियो फ्रिक्वेंसी को यही मैनेज करता है, समझ रहे हैं? रेडियो फ्रिक्वेंसी मैनेजमेंट देखो यहाँ दिया है, रेडियो के लिए, टेलीविजन के लिए और मोबाइल के लिए फ्रीक्वेंसी कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है, ITU डिसाइड करता है। यानी कौन सा एयरफोर्स, किस देश का एयरफोर्स कौन सा फ्रीक्वेंसी यूज करेगा। तुम अगर कनेक्शन लेने जा रहे हो, तुम अपना रेडियो शुरू करने जा रहे हो, मान दिल्ली में तुम्हारा जब हम रेडियो शुरू होगा तो तुम किस बैंड पे उसका सिग्नल भेजोगे? रेडियो का एक बैंड होता है ना, क्यों जी? नहीं जानते हो? जानते हैं सर। रेडियो का बैंड होता है। अभी गोरखपुर में जो रेडियो सिटी, उसका बैंड कितना है? जो गोरखपुर में रेडियो सिटी है उसका कितना बैंड है? रूट नंबर 919, 91.9 मेगाहर्ट्ज। क्या फ्रीक्वेंसी है उसकी? 91.9 मेगाहर्ट्ज। ये कौन डिसाइड किया होगा? ये उससे लिए होंगे वो लोग, कौन सा देश कितना फ्रीक्वेंसी यूज करेगा, ठीक है। सैटेलाइट तुम्हारे देश का लॉन्च हो रहा है तो किस फ्रीक्वेंसी पे चलेगा, वो सब ITU से परमिशन लेते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? जो टेलीविजन वाली कंपनियां हैं, दूरदर्शन है, सन टीवी है, डिश टीवी है, और क्या नाम है, टाटा स्काई है, रिलायंस का बिग टीवी है, एयरटेल का है, ठीक है। जो टीवी चलता है ना, वो किस फ्रीक्वेंसी पे अपना सिग्नल ब्रॉडकास्ट करेंगे, ये क्या परमिशन लेना पड़ता है। और जिस फ्रीक्वेंसी पे तुम परमिट का जो तुमको मिलेगा, उसी फ्रीक्वेंसी पे अपना डेटा तुम भेज सकते हो। समझ आ रहा कि नहीं? अरे जो मोबाइल का बैंड होता, पता है कि नहीं तुमको? अरे जो एयरटेल जियो सब यूज कर रहे हैं ना, फ्रीक्वेंसी बैंड होता है। ये बैंड खरीदते हैं और उसी फ्रीक्वेंसी पे अपना सिम कार्ड बनाते हैं। नहीं जानते थे इस बात को? जो जैसे जियो जब आया मार्केट में, तो जियो क्या किया? फ्रीक्वेंसी बैंड खरीदा गवर्नमेंट से, इस बैंड पे हमारा सिम कार्ड काम करेगा। तो जब किसी मोबाइल में तुम जियो का सिम डालते हो तो वो सिम उसी फ्रीक्वेंसी पे कम्युनिकेट करता है। यहाँ दिखा दे तुमको, यहाँ जाओ GSM एरेना, GSM एरेना पर जाओ, किसी फोन का दिखाते हैं तुमको। मान लो सैमसंग पे गए, सैमसंग S24 का देख लेते हैं, क्यों? इसी का देख लेते हैं ना, S24 का देख लेते हैं। दिख रहा है? यह देखो, एक कब रिलीज हुआ है? 3 अक्टूबर 2024 को रिलीज हुआ है, ठीक है। टेक्नोलॉजी क्या सपोर्ट करेगा? GSM यानी 2G 3G, HSP मतलब 3G, LTE मतलब 4G और 5G सबको सपोर्ट करेगा, यानी सारे सिम इसमें काम करेंगे। अनाउंस 26 सितंबर 2024 को सैमसंग ने अनाउंस किया था कि हम रिलीज करने वाले हैं, और 3 अक्टूबर को क्या किया? उसको रिलीज कर दिया। ये डायमेंशन है फोन का, इससे हम लोग का मतलब नहीं है, ठीक है। सिम क्या, इसमें नैनो सिम भी काम करेगा, ई सिम भी लग जाएगा, ठीक है। और स्टैंडर्ड ये देखो, यहाँ पे प्रोटोकॉल किसको सपोर्ट कर रहा है? IP68। IP68 का मतलब क्या है? वाटर और डस्ट दोनों रेसिस्टेंट है। कितना मीटर तक? 1.5 मीटर पानी में आधे घंटे के लिए डुबा दोगे
तभी तुम्हारे फोन में पानी नहीं जाएगा। यानी 1.5 मीटर हाँ सर जी। गहराई में पानी का जितना दबाव होता है उतना दबाव ऐसा हिलेगा। ठीक है, पहले जो फोन आता था IP67 होता था, वो खाली वाटर रेसिस्टेंट होता था, डस्ट रेसिस्टेंट नहीं होता था। इसके बारे में पढ़ लेना तुम लोग। IP67, IP66, अभी इसका लेटेस्ट क्या है, IP68 है। 9 भी आ रहा है। ठीक है, हाँ वो अलग बढ़ता जाता है। ठीक है, आगे देखो टाइप, यहाँ पे एमोलेड डिस्प्ले है, ये सब चीजें। फ्रीक्वेंसी पे आ जाओ, फ्रीक्वेंसी बैंड कहाँ दिया है, नीचे को दिया है। नहीं लिखा हुआ है, यही फ्रीक्वेंसी लिखा रहता है पूरा कि ये कितने 900 से लेकर के 1800 मेगाहर्ट्ज। क्या लिखा रहता है उस पर, 900 से लेकर के 1800 मेगाहर्ट्ज। इसका मतलब क्या है कि जितने भी मोबाइल की कंपनियां इंडिया में काम कर रही हैं उनका फ्रीक्वेंसी उसी के रेंज में होगा। समझ आ रहा कि नहीं। तो मान लो 900 मेगाहर्ट्ज से शुरू हुआ था, 1800 मेगाहर्ट्ज तक एंड है। पता चला कि 980 मेगाहर्ट्ज दे दिया गया जियो को, 981 कोई और खरीद लेगा, 982 कोई और कंपनी खरीद लेगी। तो बैंड कंपनी जो जन सरकार होती है ना, वो बैंड को नीलाम करती है और लोग बोली लगाकर खरीदते हैं। टेलीकॉम कंपनियां क्या करती है, बोली लगाती हैं कि ये बैंड हम खरीद लेंगे। ठीक है, जब कोई बैंड खरीद लेते हैं तो क्या एक बैंड पे कितना सिम कार्ड बनता है, 6 to the power 10। अरे 6 के घाते 10 बनेगा ना। कैसे 6 के घाते 10? तुम जो मोबाइल नंबर जब बैंड खरीदते हो तो सरकार तुमको 4 अंक दे देती है। पहले जब जियो आया था तो यहाँ यूपी ईस्ट के लिए क्या नंबर दिया गया था, क्या नंबर था, 7985, यही नंबर था ना, 8985। ठीक है, 7985 ये नंबर दिया गया था, वो जियो का नंबर था। तो मान लो जियो वाले ने लिया 900 मेगाहर्ट्ज का बैंड ले लिया, खरीद लिया, तो 7985 तो नंबर फिक्स हो गया ना। अब वो क्या करेगा, बाकी जो 6 अंक है कहाँ से शुरू करेगा, 000 से लेकर के 9999 तक यही कर पाएगा ना। यानी 6 जगहों पे और हर एक जगह पे 10 वैल्यू है, 0 से लेकर के 9 तक। तो कितना सिम बनाएगा, 6 to the power 10, उतना ज्यादा सिम बनेगा। एक फ्रीक्वेंसी बैंड पे उतने सिम बनते हैं, और जब उतना सिम बना लेगी कंपनी तो उसका पूरा भर जाएगा। तो कंपनी क्या करती है, तब फिर से बैंड लेती है। इसीलिए कंपनियां क्या करते हैं, जब नया बैंड खरीदते हैं सरकार से तो क्या होता है, वो पैसा देना पड़ता है सरकार को ना, सरकार को पैसा देना पड़ता है। भारत सरकार में कौन संस्था है जो इसको मैनेज करती है, ट्राई नाम सुने होंगे ना, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ट्राई किसका विभाग है, इसी ITU का। समझ आ रहा कि नहीं। जैसे हर देश में ITU का अपना विभाग बना है जो उस देश के टेलीकॉम को मैनेज करता है। बात समझ आ रहा है। जैसे सऊदी में है सऊदी टेलीकॉम, ठीक है, नेपाल में NTC है, नेपाल टेलीकॉम, NTC है ना, वहाँ NTC का चलता है, और NCL, हाँ NCL ऐसे कुछ करके है, NTC भी है, नमस्ते। हाँ NTC और NCL करके वहाँ काम करता है नेपाल में। ठीक है, तो हर देश का अपना टेलीकॉम एक कंट्रोलर है जो उस देश के टेलीकॉम को क्या करता है, कंट्रोल करता है। और वो किससे कंट्रोल होता है, ITU से, जो इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे क्या करता है, कंट्रोल करता है। जब एक बैंड भर जाता है तो क्या करती है कंपनी, खरीदती नहीं है तो जानते क्या करती है, उसमें से जो पुराने सिम थे, अभी देखो जियो क्या कर रहा है, वो पुराने सिम को निकाल रहा है। जो लोग ये क्या बोलते हैं, यूनिनार कमाली खरीद लिया, ये बैंड ये ले लिया था अपने पास, वो बैंड जो छोड़ दिया, एयरसेल छोड़ के गया, यूनिनार छोड़ के गया, टाटा डोकोमो छोड़ के गया, तो सब बैंड क्या किए, सब रीयूज कर लिए। बैंड को नहीं छोड़ते हैं तो रीयूज कर लिए। तो अभी देखो नए उसमें, अभी तुम इस समय जियो का सिम खरीदने जाओ तो 9336 का सिम निकल रहा है। क्यों निकल रहा है कि नहीं, कैसे निकल रहा है, 9336 रिलायंस का था ना पहला, अनिल अंबानी का था पहले। अरे रिलायंस जो A लिखता था जी, फोन पे आता था CDM में फोन। ठीक है, अब वो नंबर क्यों दे रहे हैं, क्योंकि पुराना बैंड रीयूज कर रहा है। अभी तुम नंबर 90 दिन रिचार्ज ना कराओ तो क्या हो जाएगा, तो बंद हो जाएगा। और 120 या 6 महीने बाद क्या होगा, तुम फोन करोगे उस नंबर पे, पता चला आदमी को इलाहाबाद में चला रहा है, भैया हम सिम निकलवाए हैं, आपका नंबर कैसे है, क्यों। तो क्या होता है, वो बंद करके उसी नाम से दूसरा सिम जारी कर देते हैं। क्योंकि बैंड परचेस करेंगे तो कहाँ कितना परचेस, पता चला सिम बंद होता जा रहा है और नए नए बैंड खरीदते जा रहे हैं, तो पुरानी फ्रिक्वेंसी तो बेकार है ना, उस फ्रिक्वेंसी में किसी का डेटा ट्रेवल नहीं कर रहा ना, तो क्या करते हैं, उसी को रीयूज कर लेते हैं। इसीलिए क्या वो चेक करते रहते, उनका सॉफ्टवेयर क्या करता है, चेक करता रहता है कि कौन सा फोन 90 दिन से ज्यादा रिचार्ज नहीं हुआ है। अगर वो 90 दिन से ज्यादा रिचार्ज नहीं है तो एक बार उसको क्या बोलते हैं, फोन करते नहीं आता कि आप अब सिम बंद हो जाएगा, ये चीजें हैं। और उसमें भी तुम अगर ध्यान नहीं दिए तो क्या होगा, वो
बंद कर देंगे सिम, और सिम बंद करके क्या करेंगे, उसी नाम से उसी सिम नंबर से दूसरा सिम जारी कर देंगे और उसको मार्केट में बेच देंगे, उसको डेड समझ लेंगे कि वो बंद हो गया। क्लियर है कि नहीं? तो उनको नया बैंड खरीदना नहीं पड़ता है। समझ गए इस चीज को? ये चीजें मैनेज कौन करता है बैंड इंडिया में? ट्राई। और इंटरनेशनल कौन मैनेज करता है? ITU समझ गए अब? समझ गए ना? तो रेडियो ट्रांसमिशन का जो स्टैंडर्ड है, मोबाइल कम्युनिकेशन का स्टैंडर्ड है, ये कौन बनाता है? ITU बनाता है। इसी को रेगुलेट भी करता है, देखो यहाँ दिया, उसकी नीतियां बनाता है, पॉलिसी बनाता है, उसको रेगुलेट भी करता है। अगर कोई इसके खिलाफ जाएगा तो उसका लाइसेंस कैंसिल कर देंगे, भैया तुम हटो, तुम नहीं काम कर पाओगे। क्लियर है ये चीज? ठीक है, देखो यहाँ पे अलग अलग इसका विभाग बना है। ITU के 3 अलग अलग सेक्टर हैं। ITU-R क्या देखता है? रेडियो कम्युनिकेशन, रेडियो फ्रीक्वेंसी, जैसे सैटेलाइट पर जो काम करता है, रेडियो काम करता है हमारा। ये T के लिए क्या है? टेलीकॉम के लिए, मोबाइल फोन के लिए स्टैंडर्ड बनाता है। और D क्या है? उसमें डेवलपमेंट वाला विभाग है, वो आगे की चीजें डेवलप करते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? देखो यार दिया है 193 देश इसके सदस्य हैं, यानी हर देश का जो टेलीकॉम विभाग है इसका मेंबर है ITU का, और उसी के गाइडलाइन के अंडर में काम करेगा। पता चला कि इंडिया सैटेलाइट लॉन्च किया, उसकी फ्रीक्वेंसी और नासा के सैटेलाइट से मैच कर गया, तो दोनों सेम फ्रीक्वेंसी डेटा भेजेंगे ना, दिक्कत होगी ना? ठीक है, तो सबका क्या होता है? सबका अलग अलग फ्रीक्वेंसी होता है। हो गया ये? लिख लिया इसको? अगला लिखो। IEEE हो गया, ITU हो गया, आईना, आईना IP एड्रेस को मैनेज करता है। ये भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। विदेश वाले बड़े होशियार हैं, वो पहले स्टैंडर्ड बना देते हैं कि कोई उनके खिलाफ या कोई वो बदमाशी ना करने पाए। इंडिया में क्या है? प्रधान जी का है, तो हमारे गांव में हो रहा था, चकबंदी हो रहा था, और प्रधान हमारे गांव का क्या है? यादव है, महापियक्कड़, सब उनको क्या बोलते हैं? MP बोलते हैं। क्या बोलते हैं? MP। वो 2 बजे के बाद तुमसे बात ही नहीं कर पाएंगे। हम भी देखे, उस दिन जा रहे थे, वहाँ काम हो रहा था कैमरे का, ठीक है, तो हमारे घर से बहुत घरेलू संबंध है। परिचय नंबर्स अथॉरिटी, यानी इंटरनेट पे जो मशीन काम करता है उसको एक स्पेसिफिक नंबर दिया था, उस नंबर को क्या बोलते हैं? IP एड्रेस। क्या बोलते हैं? IP एड्रेस। इस IP एड्रेस का पूरा जो स्ट्रक्चर है कौन बनाया है? आईना बनाया है। आईना के ही एक्सपर्ट उसको मैनेज करते हैं। उन्होंने ही 5 क्लास में बांटा, पढ़े तुम लोग? IP एड्रेस को कितने क्लास में बांटा गया है? 5 क्लास में। कौन कौन सा? A से लेकर के E तक ना, ABCDE तक ना। D ग्रुप में क्या होता है? D ग्रुप का IP का रेंज क्या है? अरे क्लास A का क्या रेंज है? 0 से 127। क्लास B का क्या है? 128 से 191। क्लास C का क्या है? 192 से 223 तक, और 224 से 239 क्लास D का है। क्लास D को कहाँ यूज करते हैं? मल्टीकास्ट के लिए। हम लोग जो अपने नेटवर्क में IP यूज करते हैं, हम लोग 3 ही क्लास का IP यूज कर सकते हैं। कौन कौन सा? क्लास A, क्लास B, क्लास C। तीनों क्लास में से एक रेंज को प्राइवेट बनाया गया, तो उसको कोई भी यूज करेगा बिना किसी के परमिशन के, उसी को प्राइवेट IP बोलते हैं। क्लास A का प्राइवेट IP क्या है? क्लास A का प्राइवेट IP 10.0.0.0 से लेकर के 10.255.255.255, यही है ना क्लास A का प्राइवेट IP। क्लास B का बलराम तुम बताओ, क्लास B का प्राइवेट IP? क्लास B का प्राइवेट IP याद है तुमको? तुम आए थे पढ़ने IP एड्रेस, वो ऐसे जो पढ़ाया गया था, तब क्यों दिमाग घुमा रहे हो? बोल दो नहीं पढ़े। वहां जब पूछा जाएगा तो हम ऐसे बोल देना, अगर इंटरव्यू तुमसे पूछेगा ऐसे बोल देना, हम धान कटवा रहे थे, ठीक है, इसीलिए क्लास नहीं कर पाए, हमसे दूसरा चैप्टर पूछा जाए, या हम बोले तो तुम लोग रट डालना यार, इंटरनेट पे है। क्लास B का प्राइवेट IP क्या है? 172.168.1.1
16.0.0 से 191 नहीं 191 नहीं है 172.31.255.255 क्या है वो कहाँ है? हम प्राइवेट आईपी की बात कर रहे हैं, प्राइवेट नहीं, हम पूरे रेंज की बात नहीं कर रहे हैं। वो ऐसे पूछेगा, प्राइवेट आईपी पूछेगा इंटरव्यू ना कि क्लास बी का प्राइवेट आईपी बता दो। तू नहीं पढ़े थे क्या? तब क्यों बोल रहे हैं? हम बोले थे तीनों क्लास से एक एक रेंज प्राइवेट आईपी है। प्राइवेट आईपी का मतलब क्या है? उसको हम कहीं भी यूज करेंगे तो किसी भी गवर्नमेंट से या किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन उस पर इंटरनेट नहीं चलता है। वहाँ कम्युनिकेशन क्या होगा? लोकल होगा। अपीपा क्या होता है? अपीपा तुम लोग पढ़ते नहीं होगा, पता नहीं क्या कर रहे हो गया ये। देखो यहाँ पे क्या करता है आईना, आईपी एड्रेस एलोकेशन। किसी भी कंपनी को आईपी जो अलॉट करता, ये अलॉट करता। जैसे दुनिया में कोई कंपनी आ रही है आईएसपी, वो बोल रहे कि हम पूरी दुनिया में इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे, तो आईना से परमिशन लेगा और आईना से आईपी खरीदेगा। रिलायंस इंडस्ट्री जो रिलायंस टेलीकॉम जियो है ना, ये आईपी आईना से लिया होगा। टाटा टेलीकॉम आईपी लिया होगा। बीएसएनएल है ना, बीएसएनएल, हम बीएसएनएल की बात नहीं कर रहे हैं, भारत सरकार निगम लिमिटेड की बात नहीं कर रहे हैं। विदेश संचार बीएसएनएल जो विदेश का कम्युनिकेशन है, इंडिया से सऊदी अरब, इंडिया से अफ्रीका, इंडिया से श्रीलंका जो जुड़ा होगा फाइबर ऑप्टिक केबल से, वहाँ पे कौन कम्युनिकेशन देख रहा है? बीएसएनएल देख रहा है। भारत सरकार की जो इंटरनेशनल बॉडी है विदेश संचार निगम लिमिटेड, वो वी से शुरू होता है, वी फॉर वैन, ठीक है। बी से बी फॉर बॉय वाला नहीं, ये तो इंडिया के अंदर स्टेट को देखता है ना बीएसएनएल, ठीक है। ये मैनेज करना, डीएनएस को मैनेज करना, पूरा डीएनएस ही मैनेज करता है, आईना ही मैनेज करता है। जो डीएनएस सर्वर लगे हैं पूरे दुनिया में 18 जगहों पे लगे हैं डीएनएस सर्वर, पूरे 18 रूट सर्वर लगे हैं पूरे वर्ल्ड में 18 जगहों पे। दुनिया से कहीं से इंटरनेट चलाओ तो तुम नाम टाइप करोगे तो उसका आईपी कौन देगा? डीएनएस देता है ना। अरे हम टाइप किए यार, मान लो यार हम टाइप किए google.com, तो हमारा कंप्यूटर google.com को नहीं जान रहा ना। हमारा कंप्यूटर कैसे काम किया? अभी google.com के सर्वर से बात किया है ना मेरा मशीन, तो मेरे मशीन को गूगल का आईपी कौन बताएगा? तो मेरे मशीन के अंदर जो डीएनएस सर्वर है वो बताता है। तो डीएनएस सर्वर, हमारा मशीन जिस डीएनएस सर्वर से पूछेगा, वो डीएनएस सर्वर को मैनेज कौन करता है? आईना मैनेज करता है। आईना वो सरकारी होता है, और जो कंपनियां यूज करती है, आईएसपी जो यूज करते हैं ना, उसका किराया देते हैं। यानी जियो आईना को हर महीने किराया देता होगा, किसको यूज करने का? डीएनएस सर्वर को यूज करने का। हम जो मोबाइल का रिचार्ज कराते हैं डेटा वाला, उसमें उसका भी पैसा होता है, डीएनएस का भी कॉस्ट होता है। प्रोटोकॉल को असाइन करना, मैनेज करना, ये सब कौन सा प्रोटोकॉल किस पोर्ट नंबर को यूज करेगा, ये देखता है, ठीक है। अगला लिखो, अगली संस्था ICANN। ICANN ये आईना का ही विभाग है। वेबसाइट हमें लेना है, हो गया। हमें क्या करना है? इस वेबसाइट को खरीदना है। सर स्पेलिंग गलत है। अभी आएगा, उल्टा कर दिए हैं। पैसा तो लेगा ही। nasiib.com आप सर्च करो। हाँ, अभी स्पेलिंग गलत है। ये स्पेलिंग गलत है। अब सही है, आ गया ये। कितना ले रहा है देखो, 1 रुपया में दे रहा है। यही तो इसमें तो ऑफर चल रहा है जी। हाँ इसकी तो चलो आज ही ले लेते हैं, इसको आज खरीद लेते हैं। अभी खरीद लीजिए सर। अब इस नाम से हम वेबसाइट बना पाएंगे, ठीक है। ये कोई लोग बहुत सस्ता दे रहा है, 1 रुपये में। अभी हम पिछले साल चेक किए तो 900 रुपये लग रहा था, ऑफर आया इस समय, हाँ सर हमारे पास में ठीक है। इसी से
अब यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, जिस पे अपना हमारा अकाउंट है इस पे GoDaddy पे, ठीक है। एक और वेबसाइट है बिग रॉक, ये भी है। ये दुकानें हैं इंटरनेट पे वेबसाइट खरीदने के लिए, ठीक है। यहाँ पे .com सही रहता है। लिखने दे रहा है 89 रुपया पहले साल के लिए, ठीक है। बाकी उसके बाद अलग अलग पैसा लगाएगा। 1 साल के लिए 89 रुपये, ये भी तो सही है। 3 साल पर दिखा रहा है सर। नेमचिप, ये नहीं जानते थे क्या तुम लोग? कितना यार, क्या क्या चीज सिखाया जाए। तुमको तो पता होगा, तुमको बताया हो गया होगा BCA में। कौन पढ़ाता है तुमको? पता नहीं क्या लोग पढ़ाते हैं। किताब ही खाली पढ़ा देते हैं क्या? एक बार लकीर के फकीर की तरह। ठीक है, WordPress.com इसको नोट कर लो और खुद इसी से जाके अपना वेबसाइट बना सकते हो तुम। यहाँ बहुत सारे टेम्पलेट मिलते हैं, ठीक है। $1 $2 में टेम्पलेट मिलता है। टेम्पलेट तुम खरीद सकते हो और टेम्पलेट खरीद के किसी की वेबसाइट में अप्लाई कर दो, उसका वेबसाइट बन गया। नाम उसका रहेगा, डिजाइन उसका रहेगा, फोटो उसका रहेगा, प्राइस उसका रहेगा, ठीक है। डिजाइन यहाँ से ले लोगे। अनलिमिटेड है, विदाउट लिमिट। हाँ, विदाउट लिमिट है इसमें। देखो ये सब जितनी कंपनी है सबका ये सब पूरा नीचे दे रहा है। ये सारे प्लेटफॉर्म पे चलेगा इसका टेम्पलेट। इसी से बनाते हैं वेबसाइट WordPress.com। WordPress का वीडियो भी है YouTube पे, देख लेना। देखो यहाँ दिया ना, थीम मिलेगा यहाँ पे। जैसे तुम वेबसाइट इस तरह का बनाना चाहते हो, इस तरह का वेबसाइट, तुम्हारा वेबसाइट खुले इस तरह का है, यही वाला थीम कॉपी कर दो ना। इस थीम को कॉपी कर लो और डेटा अपना ऐड कर लो, ठीक है। वेबसाइट बन गया। अब थीम कॉपी करने में कितना टाइम लगता है? 1 हफ्ता नहीं लगता है। एक आदमी बैठ के एक वेबसाइट का काम कर देगा। 12,000 15,000 20,000 25,000 ऐसे सब लेते हैं वेबसाइट बनाने का, ठीक है। और लगता खर्चा ज्यादा नहीं उसमें, तो पैसा बढ़िया कमा रहे हैं। कोड जस्टर है गोरखपुर में, कोड जस्टर गोरखपुर में कंपनी है। ये कंपनी गोरखपुर की है, कोड जस्टर, बेतियाता में है, ठीक है। ये कोड जस्टर गोरखपुर की कंपनी है। ये वेबसाइट बनाते हैं गोरखपुर में। 2014 से सब काम कर रहे हैं। अब हर कोई होगा ऑनलाइन। इतने साल का अनुभव है, इतना वेबसाइट बना चुके हैं। अभी नीचे कुछ लिंक देगा वो कि हम कौन कौन सा वेबसाइट बनाए हैं। ये सब देखो, मुद्रा का, यात्रा का, भूमि का, थिंक टेस्ट का, यम्मी का, ये सब वेबसाइट बनाए हैं सब। हेल्थ जेनी का, लेडी सिनेमा का यही बनाया है, सही है। होलसेल मार्ट का बनाया है, RC प्रोडक्शंस का बनाया है। वेबसाइट बनाते हैं। यही सब लड़के हैं, राहुल और विशाल मिश्रा। हाँ, ये सब दोनों काम करते हैं। अजय चाट वाले के साथ वेबसाइट बनाए हैं सब। ये गोरखपुर के हैं, यही दोनों हैं, राहुल मिश्रा विशाल मिश्रा, दोनों ओनर हैं इस कंपनी के, कोड जस्टर। सभी नहीं जानते थे क्या इसके बारे में? स्कूल का सॉफ्टवेयर तो सब बनाते हैं सर। रेस्टोरेंट का सॉफ्टवेयर, स्कूल का सॉफ्टवेयर सब बनाते हैं। चाहते तो क्या करोगे? जेन एप्लीकेशन बताओ, राइनक्स का, उसको यूज करता है सर। जेन, XEN, ZEN नहीं है, XEN, लेकिन जेन पढ़ते हैं इसको। जिसको OS रिवाइज करना आ जाएगा उस बैच में, इसके बाद वाले बैच में OS चल रहा है।
ना बताए हैं, IEEE बताए हैं, ITU बता ITU बताए हैं, बस ठीक है। एक और देख लो, व्हाट इज CCITT, कंसल्टेटिव कमिटी ऑफ फॉर इंटरनेट टेलीफोनी एंड टेलीग्राफी। CCITT ये भी स्टैंडर्ड है, जल्दी करो। IITI पढ़े हो? अलायंस भी उसको बोल सकते हैं, एसोसिएशन को अलायंस भी बोलते हैं। अलायंस मतलब संगठन। अलायंस बना था ना अफगानिस्तान में, पढ़े हो ना, उत्तरीय गठबंधन, नादर्न अलायंस। अरे उसको भगाने के लिए जब अलकायदा ने हमला किया था अमेरिका में 11 सितंबर को, क्यों तुम लोग छोटे छोटे रहे होगे, तुम लोगों को याद है 11 सितंबर 2001 को अटैक हुआ था। हाँ, 11 सितंबर 2001 को सुबह सुबह में, ठीक है, घर पे थे हम, पूरा बिल्डिंग उड़ा दिए सब, एकदम इस तरह पूरा मीडिया में कोहराम मच गया था। मंगलवार का, उसको ब्लैक ट्यूसडे बोलते हैं, मंगलवार का दिन था। सुबह 8:30 बजे सब अटैक किए थे अमेरिका में, 5 विमान समूह का अपहरण किए थे, इसमें 3 ही तो अटैक कर पाया, 2 तो सब गिरा दिए, जंगल में गिरा दिए, मार करके गिरा दिए सब 2 तो, हाँ क्रैश करवा दिए। नहीं तो वो गिरा होता तो व्हाइट हाउस पे जा रहा था, एक पेंटागन पे जा रहा था, व्हाइट हाउस पे भी ले जा रहे थे सब, बड़ा हमले की साजिश, तो वही मेन था। राष्ट्रपति भी मारे जाते उसमें, जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे उस समय राष्ट्रपति, बिल क्लिंटन थे, सर बिल क्लिंटन थे। वो हमला किया था, क्या नाम था उसका, ओसामा बिन लादेन। वो मरा तो ISIS बन गया, नहीं तो ISIS कहाँ बन पाता। अरे वो सीरिया का, उसका जो कमांडर था वो सीरिया का था, ओसामा बिन लादेन के साथ रहता था, ठीक है। जब ओसामा बिन लादेन मर गया वो सीरिया में अपना एक संस्थान बना दिया, इस्लामिक स्टेट्स ऑफ सीरिया, और हमला करके इराक को सब वो कर दिए, क्या वो कर दिए, उसका नाम कर दिया ISIS, इस्लामिक स्टेट्स ऑफ इराक एंड सीरिया, ISIS। वहाँ अपना कंट्रोल करने लगे। अल बगदादी नाम था उसका, उसको भी सब मार दिए ना, बगदादी को मार दिया, वही तो उसका कमांडर था, कमांडर इन चीफ था ओसामा बिन लादेन का।